वीडियो में मैंने आपको कुछ आकाश के बारे में और राशियों के बारे में बताया। अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल जानकारी दूंगा ग्रहों के बारे में, राशियों के बारे में, भावों के बारे में और नक्षत्रों के बारे में। तो मेरा निवेदन है कि मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि इसका लाभ सभी उठा सकें। धन्यवाद। दोस्तों, ज्योतिष में 9 ग्रह का उपयोग होता है। 7 ग्रह ऐसे हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, जिनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। आसमान में ये भ्रमण करते रहते हैं और इनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। इन ग्रहों का, इनकी बॉडी है और ये सूर्य के आसपास ये चक्कर लगाते हैं। 2 ग्रह ज्योतिष के हिसाब से एक माने गए हैं, राहु और केतु, जिनको हम छाया ग्रह बोलते हैं। इनका आकाश में कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इनकी कोई बॉडी नहीं है, लेकिन एक प्रेज्यूम किया गया है ज्योतिषी गणना के लिए, इनको भी ग्रहों का आधार दिया गया है, उनको ग्रह माना गया है। और मैं इसको एक पिक्चर की सहायता से आपको अभी बताऊंगा, समझाऊंगा कि ये राहु और केतु ग्रह आकाश में कहाँ पर इनको बिठाया गया है, संज्ञा दी गई है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नैसर्गिक शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह होते हैं। इन्हीं 9 ग्रहों में से जो मैंने नाम गिनाए हैं आपको, इन्हीं 9 ग्रह में से कुछ शुभ ग्रह हैं और कुछ अशुभ ग्रह हैं। तो नैसर्गिक मतलब परमानेंट, इनको कुछ ग्रहों को परमानेंट हम शुभ मानते हैं, जैसे कि बुध, शुक्र और बृहस्पति और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। ये जो ग्रह हैं ये नैसर्गिक शुभ गिने जाते हैं। और अशुभ ग्रहों में हमारे राहु, केतु, शनि और मंगल, ये 4 जो ग्रह हैं ये अशुभ माने जाते हैं। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा भी अशुभता की ओर गिना जाता है। और जो सूर्य ग्रह हैं, हालांकि वो राजा कहलाते हैं ग्रहों के, लेकिन उनको एक अलग से संज्ञा दी गई है। ना वो शुभ की संज्ञा में आते हैं ना अशुभ में आते हैं, वो क्रूर ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि ये एक गर्म ग्रह है, अग्नि तत्व है, तो इनको हम क्रूर ग्रह बोलते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको भावों के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। ये जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये प्रथम भाव है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है, ये पंचम भाव है, ये षष्ठ भाव है, ये सप्तम भाव है, ये अष्टम भाव है, ये नवम भाव है, ये दशम भाव है, ये एकादश भाव है और ये द्वादश भाव है कुंडली का। अब इसमें जो ये बीच वाली ये जो 4 भाव हैं, इनको हम केंद्र भाव बोलते हैं। तो ये केंद्र भाव हो गया, ये केंद्र भाव हो गया, ये केंद्र भाव हो गया, ये केंद्र भाव हो गया। ये जो बीच के 4 भाव हैं ये केंद्र के भाव हैं। और 1, 5 और 9, पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव, ये वाला और ये वाला भाव दोस्तों, ये हमारे कुंडली के त्रिकोण भाव कहते हैं। तो ये चारों केंद्र भाव हो गए और ये त्रिकोण भाव गिने जाते हैं। ये जो प्रथम भाव है लगन भाव, ये केंद्र भाव भी माना जाता है और त्रिकोण भाव भी माना जाता है। अब ये जो सबसे उत्तम भाव जो माने जाते हैं, सबसे शुभ भाव जो गिने जाते हैं, वो त्रिकोण भाव है, 1, 5, 9। और उसके बाद में जो केंद्र भाव है ये भी उत्तम भाव गिने जाते हैं, शुभ भाव गिने जाते हैं। और ये 1, 4, 7 और 10वां भाव, ये भी अच्छे भाव गिने जाते हैं और इनको हम केंद्र भाव बोलते हैं। अब इन भावों के बारे में मैं बताने जा रहा हूं
कि इन भावों से हम क्या क्या देखते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको भावों के बारे में बताता हूँ। जैसा कि ये आपको पता है, ये प्रथम भाव है, लगन भाव भी बोलते हैं। ये द्वितीय भाव है, ये तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और ये द्वादश भाव कुंडली के होते हैं। ये जो बीच वाले 4 भाव हैं, 1, 4, 7, 10, ये नंबर तो यहाँ कोई भी हो सकता है, नंबर बदल भी जाएंगे। अगर 2 नंबर का लगन होगा तो 2, 3, 4 ऐसे नंबरिंग चेंज हो जाती है। आप सिर्फ ये देखिए कि ये वाले जो भाव हैं बीच वाले, उनको हम केंद्र भाव बोलते हैं। और पहला, 5वां और 9वां, ये वाले जो भाव 3 हैं, ये त्रिकोण भाव बोले जाते हैं। ये दोनों तरफ गिना जाता है, त्रिकोण भाव में भी आ जाता है और केंद्र भाव में भी प्रथम भाव आ जाता है। तो जो त्रिकोण भाव है, ये सबसे उत्तम भाव गिने जाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे केंद्र भाव आ जाते हैं, जो बीच वाले 4 भाव हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव, ये भी उत्तम भाव माने जाते हैं। इस कुंडली में 6, 8 और 12 भाव ये दुख स्थान गिने जाते हैं, जिसको हम त्रिक भाव भी बोलते हैं। दुस्थान कुछ लोग कहते हैं और दुख स्थान है। तो ये अच्छे भाव नहीं गिने जाते कुंडली के 6, 8वां और 12वां। इसके अलावा 3, 6, 11 जो भाव होते हैं कुंडली के, तीसरा, छठा और 11वां भाव, इसको हम त्रिषडाय भाव बोलते हैं। और इनके भी स्वामी जो ग्रह होते हैं वो शुभ फलित नहीं होते, शुभ फल नहीं देते। तो दूसरा भाव और जो 7वां भाव है, आगे जाके जब मैं ग्रहों के बारे में बताऊंगा, तो ये दूसरा भाव और सप्तम भाव कुंडली का ये मारक भाव भी बोले जाते हैं। तो आपने देखा कि सबसे उत्तम भाव जो है हमारे 1, 5 और 9, जिसको हम त्रिकोण बोलते हैं। उसके बाद में हमारे केंद्र भाव आ जाते हैं, बीच के 4 भाव, और 3, 6, 11 त्रिषडाय भाव गिने जाते हैं, वो भी अच्छे भाव नहीं माने। दोस्तों, अब ये जान लीजिए कि इन भावों से एक ज्योतिषी जो है वो क्या पढ़ता है, यानी कि प्रथम भाव से क्या देखता है, द्वितीय भाव से क्या देखता है, ऐसे ही द्वादश भाव से क्या देखता है, अष्टम भाव से क्या देखता है। तो हर एक भाव का अपना कारक तत्व होते हैं, करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो उसको हम एक एक भाव से क्या हम जानते हैं कुंडली के, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। अब प्रथम भाव पे आ जाए, तो प्रथम भाव जिसको हम लगन भाव बोलते हैं, उस भाव से जातक हम बोलते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली होती है उसको हम ज्योतिषी भाषा में जातक बोलते हैं। तो उसके शरीर के बारे में, उसके स्वास्थ्य के बारे में, उसकी आयु के बारे में, उस जातक के चरित्र का, स्वभाव का, ये सारी चीज़ें प्रथम भाव से हम देखते हैं। इसको प्रथम भाव को तन भाव भी, लगन भाव भी बोला जाता है और तन भाव भी बोला जाता है। तो शरीर के बारे में, स्वभाव के बारे में, ये सारी करैक्टरिस्टिक्स इसको हम प्रथम भाव से देखते हैं। दूसरे भाव में दोस्तों अगर आ जाएं, तो ये धन भाव और कुटुंब भाव भी, परिवार का भाव भी माना जाता है, और इसको ज़्यादातर ज्योतिषी धन भाव के नाम से बोलते हैं। इससे हम वो व्यक्ति कितना धन कमाएगा, कितनी उसके पास संपत्ति होगी, कितना धन संचित करेगा, ये हम इस दूसरे भाव से जानते हैं। देन ये एक परिवार का भाव भी होता है, कुटुंब का भाव भी होता है। तो इससे जाना जाता है कि उस जातक का परिवार कैसा होगा, उसका परिवार, संतान होगी नहीं होगी, बढ़ेगी, उसके माँ बाप कैसे होंगे, उसके भाई बहन कैसे होंगे, तो उसके पूरे परिवार के बारे में भी जानकारी हम ये दूसरे भाव से लेते हैं। इसके अलावा ये भाव वाणी का भाव भी होता है, दूसरा भाव। तो उस जातक की वाणी कैसी होगी, क्या वो कर्कश वाणी वाला व्यक्ति है, क्या वो मधुरभाषी है, ये सारा हम इस भाव से देखते हैं।
फिर इस भाव से उस जातक की आँख के बारे में, खासकर दाईं आँख के बारे में भी एक अनुमान लगाया जाता है कि उसकी आँख कैसी होगी। क्या उसकी आँख सही है, क्या उसकी आँख खराबी तो नहीं होने वाली उसकी, तो ये भी उससे पता चलता है। तो मेन जो है वो सेकंड भाव धन और कुटुंब का भाव कहलाता है। तृतीय भाव में दोस्तों अगर हम आए थर्ड हाउस में, तो इसको साहस का भाव, पराक्रम का भाव बोलते हैं। तो इसमें हम जातक कितना साहसी होगा उसके बारे में अनुमान लगाते हैं कि उसका पराक्रम होगा कि नहीं होगा, या वो कितना ढीला इंसान है, सुस्त इंसान है, अपने कार्य समय पर करता है नहीं करता। तो ये सारा थर्ड हाउस से हम देखते हैं। इसके अलावा छोटे भाई बहनों के बारे में भी, जातक के छोटे भाई बहनों के बारे में भी इस भाव से हम अनुमान लगाते हैं। उसका छोटे भाई बहन कैसे होंगे, इस जातक का अपने बहन भाइयों के साथ कैसा रिश्ता होगा, ये सारा इसी भाव से देखा जाता है। तो इसको हम पराक्रम भाव भी बोलते हैं और भ्रातृ भाव भी, इस कुछ विद्वान भ्रातृ भाव से भी इस भाव को जानते हैं। अब दोस्तों चौथे भाव में हम आ जाते हैं, चतुर्थ भाव में। तो ये सुख स्थान, सुख भाव बोला जाता है इसको, और माता का घर भी इसको कहा जाता है। इस भाव से हम जातक का सारी सुख सुविधाओं के बारे में अनुमान लगाते हैं। उसको घर का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको भवन कैसा मिलेगा, उसको माता का सुख कितना मिलेगा, उसको वाहन का सुख कितना मिलेगा। तो ये सारे के सारे सुख जो हैं वो इसी भाव से हम देखे जाते हैं। तो इस भाव में उसको सारे घर के सुख मिलेंगे, या इस भाव पर अगर कोई मैलेफिक इफेक्ट है, कोई कुप्रभाव है, तो क्या वो अपनी मातृभूमि जातक छोड़कर कहीं और मातृभूमि से दूर या विदेशवास में रहेगा। तो वो सारा का सारा हम ये चतुर्थ भाव से जानकारी हासिल करते हैं। उसके बाद हम पंचम भाव पे आते हैं, जिसको हम संतान भाव या विद्या भाव या पूर्व जन्म के पुण्य भाव के नाम से ये भाव जाना जाता है। तो जैसा कि नाम से आपने देखा कि इसमें हम देखते हैं कि जातक की संतान होगी नहीं होगी, कैसा इसके ऊपर प्रभाव है पंचम भाव पे। अगर संतान होगी तो कैसी होगी, उसका लड़का होगा लड़की होगी, तो ये सारा का सारा जोशी जो है वो पंचम भाव से वो और पंचम के स्वामी इत्यादि से देखते हैं। इसके अलावा जातक की विद्या कैसे रहने वाली है, वो अच्छी विद्या हासिल करेगा या उसको रुकावट होगी विद्या हासिल करने में, ये पंचम भाव से ही देखते हैं। इसके जातक के पूर्व जन्म के पुण्य कैसे थे, ये भी हम इससे अनुमान लगाते हैं। इसके अलावा वो शेयर मार्केट में, सट्टेबाजी में वो जातक उसको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो ये भी पंचम भाव से वो देखा जाता है। छठे भाव से दोस्तों इसको हम रोग स्थान बोलते हैं या रिपु स्थान बोलते हैं या ऋण स्थान बोलते हैं। तो मेनली ये रोग स्थान है छठा भाव। तो इससे हमें पता चलता है कि जातक को क्या रोग होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, और अगर होगा तो कौन सा रोग होगा, ये सारा जानकारी हम इस छठे भाव से लेते हैं। और रिपु भाव है तो शत्रु इसके जातक के होंगे नहीं होंगे, कितने होंगे, इसके बारे में भी जानकारी हासिल होती है। इसके अलावा ये यहाँ से जातक क्या कर्जदार होगा, उसके ऊपर ऋण होगा कि नहीं होगा, होगा तो वो ऋण कैसे उतारना है, ये सारा छठा भाव से ज्योतिषी। देन इस भाव को हम कंपटीशन का भाव भी मानते हैं। तो जातक कंपटीशन में कैसा रहेगा, क्या वो किसी कंपटीशन में सफलता हासिल करेगा नहीं करेगा, ये सब चीज़ें हम छठे भाव से देखते हैं। सप्तम भाव में अगर हम आ जाते हैं तो सप्तम भाव को विवाह का भाव या कलत्र भाव बोला जाता है। तो इस भाव से मुख्यतः विवाह के बारे में
और वैवाहिक जीवन के बारे में जातक के वो ज्ञान प्राप्ति होती है कि जातक का विवाह कैसे रहने वाला, विवाह होगा या नहीं होगा, होगा तो क्या वो विवाह विच्छेद तो नहीं होगा, क्या वो बहुविवाह तो नहीं होगा, क्या इसकी भार्या ठीक रहेगी नहीं रहेगी, क्या उसकी मृत्यु का योग तो नहीं है, विधवा होने का या वैधव्य योग तो नहीं है। ये सारा सप्तम भाव से पता चलता है। इसके अलावा ये सप्तम भाव साझेदारी का भी भाव दोस्तों गिना जाता है। तो पार्टनरशिप उसको करनी चाहिए, जातक को नहीं करनी चाहिए, तो ये भी हम साझेदारी भी यहाँ से देखते हैं। इसके अलावा ये व्यापार का भी भाव होता है। वैसे दशम भाव भी होता है, लेकिन सप्तम भाव से भी हम बिजनेस के बारे में, व्यापार के बारे में देखते हैं। इसके अलावा हम जातक विदेश यात्रा करेगा नहीं करेगा, वो भी सप्तम भाव से भी देखा जाता है। और भी भाव हैं इसके विदेश यात्रा के, लेकिन सप्तम भाव से भी अनुमान लगाया जाता है। अब अष्टम भाव में अगर चले तो अष्टम भाव जो है वो मृत्यु भाव के नाम से जाना जाता है। और इस भाव में जातक ये बड़ा इम्पोर्टेंट भाव है। इसमें मृत्यु भी देखी जाती है, चिरकालिक जो असाध्य रोग हैं, क्रोनिक डिसीजेस, वो भी देखे जाते हैं। समुद्र यात्रा जातक करेगा नहीं करेगा, विदेश यात्रा करेगा नहीं करेगा, वो भी देखा जाता है। गूढ़ ज्ञान का ये रहस्यमयी चीज़ों का जो है भाव गिना जाता है। व्यक्ति ज्योतिष में जो ज्योतिष के अध्ययन के लिए जो आते हैं, वो भी अष्टम भाव इन्वॉल्व हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, वो भी इसमें से देखना होता है। अचानक जातक को लाभ या हानि, ये भी इस भाव से देखी जाती है। देन इसमें लॉटरी जो है वो जातक की लगेगी नहीं लगेगी। अपने माँ बाप से पेरेंटल प्रॉपर्टी, जिसको वसीयत बोलते हैं, वसीयत में भी कोई उसको धन लाभ होगा नहीं होगा, तो ये भी इसी भाव से देखा जाता है। इसके अलावा आध्यात्मिक प्रवृत्ति जो है, व्यक्ति क्या अध्यात्म की ओर उसका रुझान होगा नहीं होगा, तो ये सारा चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। इसके अलावा दुर्घटना का ये भाव है, तो उसमें ये भी देखा जाता है कि ये जातक को कहीं कोई दुर्घटना होने वाली तो नहीं है, कोई ऐसा योग तो नहीं बन रहा जिससे जातक दुर्घटना में ग्रसित हो जाए, तो वो भी जोशी उसको देख के जातक को सावधान करता है। तो ये अष्टम भाव जो है मृत्यु भाव जिसको हम बोलते हैं, इससे जातक की मृत्यु भी देखी जाती है। तो ये भाव इम्पॉर्टेंट भाव होता है। उसके अलावा अब नवम भाव में अगर हम चलें तो इसको दोस्तों भाग्यस्थान गिना जाता है। इसको भाग्यस्थान की संज्ञा दी जाती है, भाग्यस्थान बोला जाता है। इसको धर्म स्थान भी कई विद्वान बोलते हैं। तो इससे हम, ये पिता का स्थान भी है, तो इसमें जातक का कितना भाग्य रहेगा, कितना भाग्यशाली होगा अगर जातक, वो देखा जाता है। इसमें जातक कितनी मान सम्मान मिलेगा, कितना संपत्ति होगी, ये देखा जाता है। उसको धर्म में कितनी जातक को रुचि रहेगी, ये देखा जाएगा। पिता से इसके संबंध, इसको क्योंकि ये पिता का भाव है, तो पिता से संबंध कैसे रहेंगे जातक के, वो भी इससे देखा जाता है। ये त्रिकोण भाव है, बड़ा सबसे उत्तम भाव यही गिना जाता है कुंडली का। इसमें सुख सुविधाएं कितनी मिलेंगी, जातक तीर्थ करेगा नहीं करेगा, कितना करेगा, दान पुण्य कितना करेगा, उसको सामाजिक प्रतिष्ठा कितनी मिलेगी, ये सारी सभी बातों पर ये नवम भाव से हम देखते हैं। दशम भाव में आ जाएं तो दशम भाव को हम कर्म स्थान बोलते हैं। इस भाव से हम नौकरी, व्यवसाय के बारे में और गवर्नमेंट से क्या उसका ताल्लुकात रहेंगे, शासन के प्रति, प्रशासन के प्रति कितना उसको लाभ मिलेगा, क्या वो गवर्नमेंट जॉब में जाएगा नहीं जाएगा, तो ये सारा इसी दशम भाव से। कुछ विद्वान इसको पिता का भाव भी मानते हैं, नवम भाव भी पिता का स्थान गिना जाता है, दशम भाव भी पिता का स्थान है, तो वो पिता से रिश्ते भी और पिता से लाभ जो है वो भी दशम भाव से हम देखते हैं। एकादश भाव में अगर हम चलें तो एकादश भाव जो है वो एक आय का दोस्तों भाव होता है, जिसको हम लाभ स्थान भी हम बोलते हैं। तो इसको जातक को कितनी आमदनी होगी, कितनी इसकी रिकरिंग इनकम होगी,
कितना उसको लाभ, अब लाभ किसी भी प्रकार का लाभ हो सकता है, लाभ स्त्री का लाभ भी हो सकता है, उसको गाड़ी का लाभ हो सकता है, मकान का लाभ हो सकता है, संतान का लाभ हो सकता है, पैसे का लाभ हो सकता है। तो सभी प्रकार के लाभ हम इस भाव से देखते हैं। उसके अलावा ये एकादश भाव जो है वो बड़े भाई का भी भाव होता है, तो बड़े भाई के साथ संबंध कैसे रहेंगे वो भी होता है। ट्रांसफ़र का भाव भी यही है, जब तक कि ट्रांसफ़र होगी नहीं होगी वो भी हम इससे देखते हैं। जब तक को कोई मान सम्मान, कोई पदवी, कोई अवार्ड मिलेगा वो भी हम इस भाव से देखा जाता है। द्वादश भाव पे आए तो जो आखिरी भाव है वो उसको खर्चे का भाव या हम व्यय भाव बोलते हैं, और इसको मोक्ष स्थान भी कहा जाता है। तो दोस्तों, जातक का कितना खर्चा होगा वो देखा जाता है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कितना उसको हानि होने जा रही है, कब कब उसको हानि होगी। जब जब द्वादश भाव की दशा आएगी तो उसको खर्च उसका अधिक हो जाएगा। तो ये ज्योतिषी इस भाव से देखते हैं। इस पे अलावा लंबी बीमारी जो है ये हॉस्पिटल का भाव, जेल का भाव भी गिना जाता है। तो जातक को लंबी बीमारी और वो कब हॉस्पिटल में जाएगा, ये जेल का भाव भी होता है। तो क्या कोई ऐसा योग तो नहीं है जिससे जातक को जेल जाना पड़े और वो दंड का अधिकारी बने। तो इन सारी बातों से इस भाव का पता चलता है।